हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए हैं नया वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 25 एमसीक्यू रहेंगे इसमें यूजीसी नेट बेसिस और पीजीटी एग्जाम का जो 18 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है आप लोगों का पीजीटी का होम साइंस का, तो उससे भी संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, तो उनको आप लोग ध्यान से समझना और अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। जिन लोगों ने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें, हमारे पढ़ा रहे जो हमने यहाँ पे ग्रुप में भी पढ़ाए हैं और यूट्यूब चैनल पर भी जो काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं, उन सारे क्वेश्चन से संबंधित वो सारे प्रश्न आए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि 125 में 110 या 115 के समथिंग हमारे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी क्विज के रूप में ग्रुप में पोस्ट करते थे। अगर जिसने कंटेंट बनाया होगा, जिसने एमसीक्यू के नोट किए होंगे अच्छे से, तो वो सारे क्वेश्चंस उनके सही गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो कन्फ्यूजन बेस्ड थे, गलत आयोग ऑप्शंस दिए थे आयोग ने, तो उनको आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक आरडीए का क्वेश्चन था, एक WHO का क्वेश्चन था, और एक शायद वो सेडेंट्री मॉडरेट वर्कर वाला था। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो गलत थे, जिनके ऑप्शंस ही नहीं थे। उनको चैलेंज करना था आप लोगों को, और उनको आयोग कैंसिल करता या सभी को इक्वल मार्क्स देता। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। 25 एमसीक्यू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, वो लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लें। और यूट्यूब पर हमारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अभी बीच में कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अब जो वीडियो आएंगे वो प्रतिदिन की सीरीज में डेली अपलोड किए जाएंगे यूजीसी नेट बेसिस पे, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि वीडियो जो हैं ये कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए डिसाइड नहीं होते हैं कि ये टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए या, क्योंकि होम साइंस के जो एमसीक्यू हैं वो तो सारे किसी न किसी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग जिन लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, तो वो लोग नोट्स बनाते जाएं अच्छे से क्वेश्चंस को। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे ग्रुप की पढ़ाए हुए क्वेश्चंस 101% आपको पेपर में मिलेंगे, या वो यूजीसी नेट हो या कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोगों के पास हमारे वीडियो जाते रहें। और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। टेलीग्राम और फेसबुक पेज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इंटू विटामिन ए टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। यानी कि बीटा कैरोटीन का विटामिन ए में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन इंटेस्टाइन, दूसरा किडनी, और तीसरा लीवर, और चौथा है रेटिना ऑफ द आई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ जो सही ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। लीवर में जो होता है वो विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन का जो है वो विटामिन ए में रूपांतरण होता है, ठीक है। और विटामिन ए के कौन से फार्म होते हैं? 2 होते हैं, बीटा कैरोटीन और एक रेटिनॉल। देखते हैं कि जो रेटिनल ईस्टर्स होता है, तो वो फूड में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बना देंगे कि फूड में जो विटामिन ए का फार्म होता है वो किस फार्म में प्रेजेंट होता है, रेटिनल ईस्टर्स में, या रेटिनोइक एसिड, या रेटिनॉल। इस तरीके से ऑप्शंस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो फूड में जो विटामिन ए का फॉर्म प्रेजेंट होता है वो रेटिनल ईस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। और रेटिनॉल के जो होते हैं वो 3 फार्म्स होते हैं, एक एल्डिहाइड फॉर्म्स होता है, एक एल्कोहल फॉर्म होता है, और तीसरा एसिडिक फार्म होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डिहाइड जो फार्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, RETINAL। ये कैसा फार्म है? ये एल्डिहाइड फार्म है, ठीक है। और रेटिनॉल, अब इसमें ऑल मतलब OL लगाया अगर, ठीक है। रेटिनॉल में वो एल्कोहलिक फार्म है, ठीक है। और तीसरा जो होता है एसिडिक फार्म, तो वो कौन सा होता है? वो रेटिनोइक होता है, ठीक है, RETENOIC, रेटिनोइक एसिड जो एसिड फार्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फार्म होते हैं, और फूड में किस फार्म में बीटा कैरोटीन ये रेटिनॉल प्रेजेंट होता है वो भी बता दिया आपको। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन यहाँ सही है, लीवर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं आज का। एमंग द केमिकल्स गिवन बिलो विच वन इज यूजफुल इन प्रिजर्विंग द पिकल्स फ्रॉम रूटिंग एंड मोल्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए रसायनों में से कौन सा अचार को सड़ाने और फफूंदी से बचाने में उपयोगी होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे जो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो कैसा होता है? अचार को सड़ाने से और फफूंदी से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। ए ऑप्शन यहाँ सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एसिड रिक्वायर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉयलॉन इज, यानी कि नॉयलॉन के निर्माण में आवश्यक अम्ल कौन सा है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्सटाइल का अक्सर पूछते हैं ये क्वेश्चंस। नायलॉन से संबंधित किस प्रकार के, या नायलॉन से संबंधित ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है बी ऑप्शन एडापिक एसिड, और तीसरा ऑप्शन है एस्टिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है एसिटल एनहाइड्रेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरे क्वेश्चन का यहाँ सही ऑप्शन जो है वो एडापिक एसिड जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि डाई एडिपिक एसिड हम जो बोलते हैं इसको, ये नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं आज का। व्हेन वूल इज बर्न टू टेस्ट इट्स प्योरिटी व्हाट रिजल्ट विल इंडिकेट इट्स प्योरिटी, यानी कि जब ऊन की शुद्धता को जांचने के लिए जलाया जाता है तो क्या परिणाम इसकी शुद्धता का संकेत देता है? कौन सी किस प्रकार के इसमें रिजल्ट्स आते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, यानी कि कागज़ के जलने की गंध, या स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर्स, बालों के जलने की गंध, और तीसरा ऑप्शन है स्मेल ऑफ मिथाइल एल्कोहल, यानी कि मिथाइल एल्कोहल की गंध, और चौथा ऑप्शन है स्मेल ऑफ लैनोलिन। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब ऊन को हम जलाते हैं उसकी शुद्धता को जांच करने के लिए, ठीक है, बर्निंग टेस्ट जब करते हैं तो किस प्रकार का उसमें रिजल्ट्स इंडिकेट करते हैं? तो इसमें जो ऊन जो होते हैं वो मोस्टली वूल फाइबर होते हैं, ठीक है, और वूल जो क्या होते हैं उनमें पाई जाती है प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इनमें जो वूल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन को हम जलाते हैं या बालों को, तो उसमें कैसे महक आती है? उसमें आती है बालों के जलने की महक, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ सही है। चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ सही है, स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आज का। इन द लिगेंस मॉडल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, ठीक है, लिगेंस मॉडल एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्होंने लिगेंस जो थे इन्होंने मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट को शामिल किया था कम्युनिकेशन के लिए? पहला ऑप्शन है स्पीकर, स्पीच या ऑडियंस, दूसरा ऑप्शन है सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, और चौथा ऑप्शन है सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल या डिकोडर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है 5वें क्वेश्चन का? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इन्होंने जो दिए थे वो टोटल कितने दिए थे? कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, यानी कि टोटल जो 6 इन्होंने एलिमेंट्स दिए थे लिगेंस मॉडल ने, ठीक है। पहला था कम्युनिकेटर, दूसरा था मैसेज, तीसरा था चैनल, चौथा था ट्रीटमेंट, और 5वां था ऑडियंस, और 6वां था रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्रॉनिक किडनी डिजीज द डाइट गिवन इज, यानी कि क्रॉनिक किडनी रोग में दिया जाने वाला आहार कैसा होता है? हाई प्रोटीन देते हैं या उच्च प्रोटीन का, या लो प्रोटीन देते हैं, या हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं, या लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो कैलोरी। तो किडनी डिजीज में हम किस प्रकार का आहार देते हैं? किडनी डिजीज में जो देते हैं वो लो प्रोटीन आहार देते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आप जानते होंगे कि हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट किस डिजीज में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। इफ अ फ्लावर अरेंजमेंट हैड टू बी कीप्ड इन द सेंटर ऑफ अ लार्ज टेबल व्हाट शुड बी द अरेंजमेंट, यानी कि अगर हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, एक बड़ी सी टेबल है उसके बीच में हम फ्लावर रख देते हैं, तो वो किस प्रकार का फ्लावर अरेंजमेंट कहलाते हैं? यहाँ पे ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो है मास मैनेजमेंट, या कॉर्नर मैनेजमेंट, या ए लाइन अरेंजमेंट, या नन ऑफ द एबव। तो
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है 7वें क्वेश्चंस का, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। मास अरेंजमेंट बोलते हैं इसको हम, जब एक बड़ी सी टेबल के अंदर एक बीच में हम एक फ्लावर रख देते हैं सेंटर में, तो उसको हम मास अरेंजमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का, बी ऑप्शन यहाँ, ए ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है, ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ इलिटरेट ऑडियंस विलेजर्स वन मस्ट यूज, यानी कि अनपढ़ दर्शकों ग्रामीणों के साथ प्रभावी संचार से डैश का उपयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेटर के लिए, किसमें, विलेजर्स में, और जो इलिटरेट ऑडियंस होती है उनके लिए। पहला है रेडियो, दूसरा है पिक्चर्स, पोस्टर एंड स्पोकन वर्ड्स, या तीसरा है पम्पलेट्स, और चौथा है फोल्डर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे दे रहा है इलिटरेट विलेजेस ऑडियंस, ठीक है, तो पम्पलेट और फोल्डर्स का कोई रोल नहीं वहाँ पे, ठीक है। और तो उनको हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन देते हैं ताकि वो लोग समझ सकें और चीज़ों को जल्दी सुन सकें, समझ सकें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ए है। विलेजर्स में मोस्टली पहले जो था वो रेडियो था, ताकि वो लोग सुन सकें क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझ सकें। सबसे बेस्ट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो साधन था वो रेडियो था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक है, एज करेक्ट, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का, द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन सेल्स टेक्स प्लेस इन द, यानी कि मानव कार्बोहाइड्रेट का उपापचय डैश में होता है, किस में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्गी बॉडीज, या माइटोकॉन्ड्रिया, या न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है ना कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का, वर्किंग विद डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर ऑन अ फैब्रिक इज कॉल्ड डैश कलर स्कीम, ठीक है। कपड़े पर एक ही रंग के विभिन्न रंगों के साथ काम करना डैश रंग योजना कौन सी कलर स्कीम कहलाती है, एनालॉगस, या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, या मोनोक्रोमेटिक, या कॉम्प्लीमेंट्री। हमने एक वीडियो में अच्छे से इनको सबको समझाया था, आपको जो कलर स्कीम थी उनके बारे में बताया था कि एनालॉगस क्या होता है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ जा कर के पुराने वीडियो देखें, ठीक है, वहाँ आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है 10वें क्वेश्चन का। मोनोक्रोमेटिक जो होती है वो वर्किंग विद डिफरेंट सेट्स ऑफ द सेम कलर ऑन अ फैब्रिक इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ठीक है। मतलब कि कपड़े पर एक ही रंग के विभिन्न रंगों के साथ काम करने की हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। सी ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का, द फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन विच स्ट्रेटन्स एंड आल्सो ड्राइज द फैब्रिक इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि अंतिम फिनिशिंग ऑपरेशन जो कपड़े को सीधा और सुखाता है क्या कहलाता है, डिकेटाइजिंग, या सीजनिंग, या टेंटरिंग, या कार्बोनाइजिंग, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे टेंटरिंग जो है वो सही ऑप्शन है, सी, ठीक है। ये कपड़े को सीधा करता है और उसको ड्राई कर देता है, फिर ये फिनिशिंग है एक प्रकार की टेंटरिंग, ठीक है, जो दी जाती है फैब्रिक्स में। यहाँ सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का, पर्पज ऑफ डाइट थेरेपी इज टू, आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम आहार देते हैं डाइट पेशेंट को, किस लिए डाइट प्रेस्क्राइब की दी थी, उसके कौन कौन से पर्पज है यहाँ पे देखते हैं कौन ऑप्शन यहाँ पे सही है। मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, बी ऑप्शन है। टू करेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी ऑप्शन है। टू गिव टू फूड पीपल वंस अ डे, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो 12वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है, क्योंकि मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि पोषण की स्थिति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू करेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई उसको डिजीज है किसी प्रकार की तो वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण है, तो हम उस न्यूट्रिएंट को दे करके उसकी डिजीज को, उस प्रकार की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 13वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मॉडरेट वर्क,
अच्छा क्वेश्चन है, इससे संबंधित ऐसे ही एक टीजीटी एग्जाम में आया था इस बार का क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, निम्न में से कौन मध्यम कार्य के अंतर्गत आता है, वॉशिंग क्लॉथ, मॉपिंग या ग्राइंडिंग या आयरनिंग। तो यहाँ पे देखते हैं जो सेडेंट्री, यहाँ पे जो देखते हैं मॉडरेट वर्कर यानी कि मध्यम कार्य के लिए जो यहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मॉपिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही है, मॉपिंग इज अंडर द मॉडरेट वर्क। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत का वर्णन डैश किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा या नोम चॉम्स्की के द्वारा या लिनरबर्ग द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, बीएफ स्किनर ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ सही है, बीएफ स्किनर ने दी थी, वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय बीएफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का, द टूल ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट डील्स विथ पर्सनल, प्रबंधन का वह उपकरण जो कर्मियों से संबंधित नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रोडक्शन चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सही है 15वें क्वेश्चन का, यहाँ पे जो प्रोडक्शन चार्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट डील विथ पर्सनल, ये जो प्रबंध के मैनेजमेंट के जो कर्मी हो उनसे संबंधित नहीं है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ये इनसे संबंधित हैं। ठीक है, प्रोडक्शन चार्ट इससे संबंधित नहीं है, प्रबंधन का उपकरण जो कर्मियों से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 15वां क्वेश्चन का, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, द डेवलपमेंट इज चिल्ड्रन फॉलोज अ सीक्वेंस, विच वन इज द सीक्वेंस फ्रॉम हेड टू लो। ठीक है, बच्चों में विकास एक क्रम का अनुसरण करता है जो सिर से नीचे तक का क्रम है। ये भी क्वेश्चन देखो टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और जिन्होंने पुराने वीडियो देखेंगे हम पहले भी बता चुके हैं कि डेवलपमेंट सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकार्डल, ये दो तरीके के होते हैं। तो बस यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो सिर से नीचे तक का क्रम होता है, हेड टू टाउ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूसरा है स्पाइरल डेवलपमेंट, तीसरा है सिफेलोकार्डल और चौथा है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हेड टू टाउ जो होता है लो ऊपर से नीचे की तरफ में, वो सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर टू पेरीफेरी यानी लेफ्ट राइट जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। बट ये दोनों ही डेवलपमेंट के सीक्वेंस है चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन यहाँ सही है, सिफेलोकार्डल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी इन द हेल्दी बॉडी, शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए एक स्वस्थ शरीर में, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल या लेस देन 150 मिलीग्राम पर डीएल या लेस देन 130 मिलीग्राम पर डीएल या मोर देन 100 मिलीग्राम पर डीएल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, इसी संबंधित एक टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता था, उन्होंने ऑप्शन दिए थे एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, इस तरीके के 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे। तो वहाँ पे बहुत से लोग वीएलडीएल को करके आए थे, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। बट अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें, जब एलडीएल दिया हुआ है तो वीएलडीएल नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो था वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, शरीर में स्वस्थ शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम से कम। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स डाटा ऑफ हेल्थ एंड प्रिवलेंस ऑफ मैलन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों में स्वास्थ्य और कुपोषण की व्यापकता का डाटा रखता है। यहाँ पे एनएनएमबी देखते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, या आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और तीसरा है एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, और तीसरा है एनएसएसओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है बच्चों से संबंधित पूछ रहा है कौन सा डाटा कुपोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यापक डाटा होता है वो कौन रखता है, आईसीडीएस। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम जो ये चलती हैं, तो ये जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका ये हाइट वेट और कैसे हैं उनका वजन वगैरह ये सब ये डाटा इनके पास रहता है आईसीडीएस के पास में,
क्वेश्चन नंबर 18वें का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 19वां देखते हैं आज का। अप्लाइंग नॉलेज फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉन एज, यानी कि समस्या के समाधान के लिए ज्ञान का प्रयोग करना क्या कहलाता है? इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी, या इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, या एडॉप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता, या जजमेंट निर्णय लेने। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है? सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग इजली कर लेंगे अगर एग्जाम में आ रहा है कि समस्या के समाधान के लिए ज्ञान का प्रयोग क्या कहलाता है? इंटेलिजेंस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बुद्धिमानी। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज का। द डिटेल्ड एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक इज डैश, यानी कि स्टॉक में माल की विस्तृत और पूरी सूची क्या कहलाती है? इन्वेंट्री, बजट, या इनवॉइस, या परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? इन्वेंट्री जो है वो सही ऑप्शन है, ए है। ठीक है, इन्वेंट्री ये कंप्लीट लिस्ट होती है, डिटेल ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक। स्टॉक में हमारे पास कितना माल रखा हुआ है उसकी जो सूची तैयार करते हैं वो हम इन्वेंट्री में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं आज का। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। ठीक है, जो स्टार्च को तोड़ता है, आ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर। ठीक है, शुगर के फॉर्म में। तो वो कौन सा एंजाइम है लार में पाया जाने वाला जो किसको? स्टार्च को तोड़ता है, किसके फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में। लाइपेज है, या एमाइलेज है, या पेप्टाइड है, या प्रोटीएज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? एमाइलेज है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो किस में तोड़ता है? शुगर के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट के डाइजेशन में लिए होता है। पेप्टाइड और प्रोटीज ये प्रोटीन्स के डाइजेशन के जो टूटने हैं उनके बाद ये जो फॉर्म बनते हैं वो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीज, इस प्रकार के ये फॉर्म बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉल्ड बाई प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा यानी कि परजीवी के द्वारा कौन सी बीमारी इसमें फैलती है? एड्स है, या स्मॉल पॉक्स है, या रेबीज है, या काला आजार है। ठीक है, ऊपर की जो 3 बीमारियां हैं वो कैसी हैं? वायरस हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू फैलती है, स्मॉल पॉक्स हो, या एड्स हो, या रेबीज हो। ठीक है, और यहाँ पे काला आजार जो है, ठीक है, इसको काला फीवर भी बोलते हैं हम। तो ये जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको? ये जो लीशमैनिया परजीवी के संक्रमण से फैलता है। ठीक है, के कारण होने वाला, किसके कारण? लीशमैनिया परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, विसरल लीशमेनियासिस सैंड फ्लाई। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। विसरल लीशमेनियासिस सैंड फ्लाई के कारण यह काटने से ये फैलता है। ठीक है, एक प्रकार की मक्खी है जिसके काटने से फैलता है। कौन सी? लीशमेनियासिस सैंड फ्लाई। और ये कौन कौन से अंगों को इफेक्ट करता है? मोस्टली ये जो प्लिया है, लीवर्स है, और बोन मैरो है, इन पे ये इफेक्ट करता है। और बहुत ही हाईली इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि इस बुखार से मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? काला आजार। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मैनी अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो कितने अमीनो एसिड को मिलकर बने होते हैं? 10 या 20 या 25 या 12। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड जो होते हैं मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ इसेंशियल्स होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड देखते हैं कौन कौन से होते हैं। बता भी चुके आपको, एक बार और बता रहे हैं। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, और फिनाइलेनानिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडिन। ठीक है, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कहीं कहीं किसी किसी क्लासिफिकेशंस में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दिए हुए हैं और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दिए हैं। कहीं कहीं 10th एसेंशियल और 10th नॉन एसेंशियल दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं? 20 एसेंशियल
20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23वें का बी ऑप्शन सही है। 24वां देखते हैं, विच कंट्री रैंक्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग रेट अकॉर्डिंग टू अ न्यू सर्वे कंडक्ट बाय द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव। ठीक है, अभी आप जानते ही हैं कि 1 अगस्त लेकर के 7 अगस्त तक जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग के, कि उसके जो सर्वे हुए हैं तो उसमें कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर है, किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग में, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश की जागरूक हैं, या कौन से देश के सबसे ज़्यादा यहाँ पे जागरूक हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा चाइना, श्रीलंका या जापान। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये जो सर्वे हुआ था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग में तो ये टॉप पर है श्रीलंका। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर है ब्रेस्ट फीडिंग रेट में। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन दूसरा है, तीसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन और चौथा है एड्रेनालिन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए या कोई जैसे बॉडी में कोई चेंजेस होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो वहाँ उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, उसके लिए एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रेनालिन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, एड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन हार्मोन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको और इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कहाँ लोकेटेड होती हैं, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, जो दोनों किडनी होती हैं उनके ऊपर ये ग्रंथियाँ होती है, कौन सी, एड्रिनल। ठीक है, और ये जो होती हैं ये एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, इन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही है। आज के 25 क्वेश्चन आज के जो कंप्लीट हुए, टोटल किसके कितने क्वेश्चन सही थे आप मूल्यांकन करके वो ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको डेली वीडियो के रूप में 20-25 क्वेश्चन साहब हम समझाते रहेंगे, कराते रहेंगे यहाँ पे एनटीए बेसिस और पीजीटी एग्ज़ाम के बेसिस। पीजीटी एग्ज़ाम तो होने वाला है, 18 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है जिन लोगों का, तो उन लोगों से मेरी एक विनती है कि जिनको क्वालिफाई करना है, एक बार जाके फेसबुक ग्रुप पर जो क्विज़ेस हैं वहाँ पे जो एमसीक्यू पड़े हुए हैं आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लें, उनके ऑप्शन से संबंधित एमसीक्यू पढ़ लें। ठीक है, कहाँ जहाँ आपको डाउट्स हैं आप लोग कमेंट करके बता दें, जहाँ जो समझ में नहीं आ रहा है हम आपको बता देंगे, तो आप लोगों को इजीली हो जाएगा, थोड़ा कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।